Hi everyone, welcome to NEETWISE. So ह्यूमन फिजियोलॉजी वी आर अबाउट टू स्टार्ट और फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला चैप्टर क्या है? दिस इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ये पढ़ने वाले हैं हम अभी, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं कि किस पैटर्न में चलेंगे, हम क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें। सबसे पहले इज द इंट्रोडक्शन लाइक ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें। देन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से स्ट्रक्चर्स यूज करके ब्रीथिंग कर रहे हैं, ओके जी। फिर ह्यूमन ओरिएंटेड आ जाएंगे कि स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें कौन से स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रहे हैं टू ब्रीथ। देन थर्ड इज दी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी देखेंगे हम। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, हम कैसे कर रहे हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है, ओके जी। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज कि जब नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम जा रहा है, जब फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं या फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं तो अलग होगा ना वॉल्यूम। वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर हमने जो गैस ली है ना, जो भी एयर हमने इनहेल किया वो तो एल्वेलाई तक पहुंचा। जैसे हम पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो कि तो एल्वेलाई तक पहुंचा है, वो गैस पहुंचा नहीं पूरी बॉडी में, तो कैसे एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज होने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है वो टू द एंटायर बॉडी, और उसके बाद इसका रेगुलेशन क्या है सर। जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमारा चल रहा है इसे कौन रेगुलेट कर रहा है। जैसे कभी हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट हो रही है। या सुनो लाइक इमरजेंसी कंडीशन में ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, आप इंटेंशनली तो नहीं बढ़ाते हो, ये सुनो, तो वो सब क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आएगा। देन डिसऑर्डर्स, फाइनली कुछ इसमें डिसऑर्डर्स दे रखे हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। चलो तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स होंगी। जो पहली टर्म है वो मैं लिख रहा हूं, दिस इज नोन एज वर्ड ब्रीथिंग। क्या होता है सर ये? इट सिंपली रेफर्स टू, इट सिंपली refers to what? Inhalation and what? Exhalation of air। भाई एयर को इनहेल करना, ठीक है, और एयर को एक्सहेल करना। इनहेल मतलब जब बॉडी के अंदर एयर जा रही है, एक्सहेलेशन जब बॉडी से बाहर आ रही है। तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। एंड दिस ब्रीथिंग इज गोइंग टू बी अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, सिंपली एयर था जो अंदर जा रहा है और अंदर से बाहर आ रहा है। दूसरी टर्म इसमें आती है, उसे हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। दिस इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होगा सर? रेस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया था वो डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू हर सेल के पास पहुंचा। हर सेल में जाके ना फूड इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है हर सेल में। ऑक्सीडेशन रेफर्स टू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे आपको क्या मिलेगी, फाइनली एनर्जी मिलेगी। एंड वही रेस्पायरेशन है। तो रेस्पायरेशन क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये कहाँ हो रहा है? ये सेल के अंदर हो रहा है, इसमें रिएक्शंस हो रही हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, ये केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो विल से व्हाट? विल से it is, या it refers to oxidation of food, oxidation of food to produce energy। ठीक है जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट व्हाट? रेस्पायरेशन। और जो नॉर्मली इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका? ब्रीथिंग हो जाएगा। तो जो रेस्पायरेशन होगा दिस इज गोइंग टू बी ए केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है जी। तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिंपली इनहेल एक्सहेल इज द ब्रीथिंग, और सेल के अंदर जो चीज हो रही है जिससे फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम रेस्पायरेशन बोल रहे हैं, ठीक है सर। इसके बाद वी हैव स्ट्रक्चर्स। दिस इज स्ट्रक्चर्स
इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग। भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे जो किस में इन्वॉल्व होंगे, ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं सर, एक तो हैबिटेट ओरिएंटेड ही हो गया है ना, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। सर हैबिटेट के बेसिस पे भाई मोर और लेस क्या होगा, या तो कोई एक्वाटिक होगा, ओके, और या क्या होगा, या टेरेस्ट्रियल होगा। तो जब आप ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर 1 इज दी एक्वाटिक, नंबर 2 इज दी टेरेस्ट्रियल, लिख दो सर। या तो हैबिटेट होगी यहाँ पे सर एक्वाटिक, या सर हैबिटेट होगी टेरेस्ट्रियल, और इन केसेस में सर क्या बोलेंगे हम, अगर एक्वाटिक है तो एक्वाटिक है तो गिल्स से होगा रेस्पिरेशन ब्रीथिंग यहाँ पे, तो इनमें जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन होगा, गिल्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में जो ब्रीथिंग करने में हेल्प कर रहे हैं स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते हैं, उनको गिल्स बोलते हैं। अब ये पता ही होगा आप लोगों को, टेरेस्ट्रियल में लाइक हम भी टेरेस्ट्रियल है, हमारे अंदर कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, उसमें मेन स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स आते हैं उसमें, तो मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंग्स। तो मोटे तौर पे एक तो ये हो गया कि हैबिटेट ओरिएंटेड हम देखें तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में गिल्स होंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में लंग्स होंगे। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगरी नंबर 2, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कभी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिर पढ़ा होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर पढ़ा होगा ऑर्गन लेवल ऑफ, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस लिहाज से है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक व्हाट। अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें इसमें, ठीक है, तो इसमें नंबर 1 आई एम राइटिंग लाइक व्हाट, सिंपल ऑर्गेनिजम्स या सिंपल एनिमल्स यू कैन से दैट, या ऑर्गेनिज्म भी लिख लो, simple organisms like what, like poriferans, then second is coelentrates, ये phylums हैं, then you can say flatworms, that is platyhelminths, respires via डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से होगा जी रेस्पिरेशन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ध्यान से सुनो, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, लाइक इन आर केस लंग्स आर प्रेजेंट फॉर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, यू कैन से दैट, ओके। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कोई इतने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है नहीं, तो देखो हो भी कैसे रहे। जब आप बात करते हो किसकी, पोरीफेरा की, जब आप बात करते हो सिलेंट्रेटा की या फ्लैटवॉर्म की, तो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा सर, होगा डिफ्यूजन के थ्रू, वाया डिफ्यूजन। कौन से, पूरे बॉडी सरफेस से, तो कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, एंटायर बॉडी सरफेस एक्टिंग एज रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है जी, ओके। देन नंबर 2 में सर विल से लाइक अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होगा, अर्थवॉर्म रेस्पायर्स वाया मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना। अर्थवॉर्म देखा भी होगा आपने कभी, अर्थवॉर्म जब भी हम देखते हैं तो उसकी स्किन देखना हमेशा मॉइस्ट मिलेगी, उसे टच कर लेना, आराम से बिठाओ, उसे पाम पे रख लो उठा के, जब आप उसे टच करोगे तो उसकी स्किन आपको मॉइस्ट मिलेगी, उसे मॉइस्ट क्यूटिकल बोल रहा हूं मैं, और उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नंबर 3 इज गोइंग टू बी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में किसके थ्रू होगा सर, वाया ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है जी। ट्रैकिया है, उसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं, ट्रैक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, तो पूरे सिस्टम को ट्रैकियल ट्यूब्स बोल दिया हमने, और ये ट्यूब्स ना हर सेल तक पहुंची हुई हैं।
एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है एक तरफ, मतलब आउटर एनवायरनमेंट से, और हर सेल तक कनेक्टेड है। तो इन ट्यूब्स के थ्रू क्या हो रहा है, एयर या गैस यहाँ तक पहुंच रही है सेल्स के पास। नंबर 4 इज, अब आर्थ्रोपोड्स में ना कुछ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे मैं बात करूं इन लिमुलस, लिमुलस क्या है, किंग क्रैब बोलते हैं इसे, इन लिमुलस है क्या सर ये, इसको बोला जाता है किंग क्रैब। इसमें कैसे होगा सर, इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा दिस इज वाया बुक गिल्स। अब सर ये तो नया स्ट्रक्चर आ गया, बुक गिल्स, इसके बारे में तो सुना नहीं कभी, है ना। दे आर बेसिकली गिल्स, गिल्स ही है ये, बस गिल्स में जो फिलामेंट होते हैं ना, फिलामेंट, वो बुक के पेजेस की तरह ऐसे अरेंज हो गए। आप जनरली गिल को जब बाहर से देखोगे तो उसमें जो फिलामेंट्स अरेंज है ना, वो बुक के पेजेस की तरह अरेंज्ड है। तो अपीयरेंस बेसिस पे हमने क्या बोल दिया, वो गिल क्या है, वो बुक गिल्स हैं, बिकॉज फिलामेंट्स की अरेंजमेंट ऐसे है जैसे किसी बुक के वो पेजेस हों। ठीक है, बुक गिल्स लिमुलस में। नंबर 5, नंबर 5 इज अरैकिनिड्स। अरैकिनिड्स क्या होते हैं सर, अरैकिनिड्स होते हैं, इसमें एग्जाम्पल में अगर लिखूं, दिस इज स्पाइडर, और यू कैन से दैट स्कॉर्पियन, ये भी आर्थ्रोपोड्स ही हैं। स्पाइडर और स्कॉर्पियन की क्लास क्या होती है, अरैकिनिडा होती है, तो ये दोनों अरैकिनिड्स हो गए। इनमें किसके थ्रू होगा रेस्पिरेशन, दिस इज वाया बुक लंग्स, इनमें होगा सर बुक लंग्स के थ्रू। बुक गिल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म इज बुक लंग्स, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बुक गिल्स, जब गिल्स के फिलामेंट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेजेस ऑफ ए बुक, बुक गिल्स हो गया, और इसी का मॉडिफिकेशन होके बुक लंग्स, ठीक है, ऐसी सी अपीयरेंस हो जाएगी तो बुक लंग्स बोल देंगे उन्हें। ठीक है जी। तो इस पेज पे हम अगर देखें क्या क्या चीजें हैं हमारे काम की, सबसे पहले चीज तो ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है और सिंपली रेफर्स टू इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन क्या है सर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए केमिकल प्रोसेस। फिर हमने देखा कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं सर, हैबिटेट के बेसिस पे देखेंगे। एक्वाटिक में सबको पता है सर गिल्स होने वाला है, टेरेस्ट्रियल में लंग्स होने वाले हैं सर, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। कंप्लीट बॉडी सरफेस एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस, और उसमें प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस हो जाएगा सर वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अर्थवर्म में आप देखोगे यहां होगा मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स में हो जाएगा ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, लिमुलस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें बुक गिल्स, एंड अरैक्निड्स अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें आ जाएंगे आपके पास बुक लंग्स, ठीक है। सो इन्वर्टिब्रेट मोर और लेस हमारे पास सारा डेटा आ गया, इन्वर्टिब्रेट्स में किसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो सर, तो इन वर्टिब्रेट्स, सर अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें हम सबसे पहले, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आएगा इसमें, सबसे पहला तो आएगा फिशेस। अब ये अगेन आपको पता है फिशेस हैबिटेट एक्वाटिक, एक्वाटिक तो किसके थ्रू, वाया गिल्स, ठीक है सर, वाया गिल्स। नंबर 2 आएंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बताओ सर, है ना, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सेलेमेंडर हो गया, फ्रॉग का लार्वा टेडपोल हो गया। तो ध्यान से देखो, इनमें किसके थ्रू हो सकता है, इनमें गिल्स के थ्रू भी हो सकता है सर, इसमें लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, इसमें स्किन के थ्रू भी हो सकता है, और यू कैन से इसमें सर बक्कल कैविटी के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है। 4 तरीके से रेस्पायर कर सकता है, मतलब 4 स्ट्रक्चर्स हैं एम्फीबियंस में जो रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहे हैं, गिल्स, लंग्स, स्किन, बक्कल कैविटी। जब फ्रॉग पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे कब लंग्स यूज होते हैं, कब स्किन, कब बक्कल कैविटी। गिल्स में लिख लेना, यहीं पे लिख लो, गिल्स में, गिल्स किस में यूज होने वाले हैं, गिल्स होंगे ओनली इन टेडपोल, दैट इज इन टेडपोल। और ये टेडपोल क्या होने वाला है सर, दिस टेडपोल इज गोइंग टू बी दी लार्वा, किसका लार्वा होगा, फ्रॉग का लार्वा होगा, दिस इज गोइंग टू बी दी लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है जी।
तो ये बाकी आगे वाली चीज़ें हम फ्रॉग में पढ़ेंगे डिटेल में कि कब वो लंग्स यूज़ करेगा, कब स्किन, कब बक्कल कैविटी। अब क्या बच गया सर? इसके बाद आ गया नंबर 3। नंबर 3 बच गया हमारे पास, क्या क्या आ गया उसमें? रेप्टाइल्स आ गए सर, ठीक है, बर्ड्स आ गए सर, और क्या आ गया? मैमल्स आ गए। इन तीनों में ही रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा? अगेन वाया व्हाट? लंग्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें सारे ऑर्गेनिजम्स का, सारे फाइलम्स का एक कंपैरेटिव आइडिया मिल गया कि सर किस फाइलम में किस तरीके से रेस्पायरेशन होता है। जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उतना सिंपल प्रोसेस, लाइक डिफ्यूजन कंप्लीट बॉडी सरफेस के थ्रू। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया, फिर थोड़े से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर डेवलप होने स्टार्ट हुए। ओके, फिर मछली में आ गए, गिल्स आ गए मछली में, फिर एम्फीबिया में 4 तरीके से। हाँ याद रखना, गिल्स अडल्ट फ्रॉग में नहीं होगा कभी भी, ठीक है, गिल्स होगा ओनली इन टैडपोल। टैडपोल इज द लार्वा। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में किसके थ्रू होगा रेस्पायरेशन? इन सब में होगा सर लंग्स के थ्रू होगा। ठीक है, अब इस बेसिस पे ना रेस्पायरेशन में 2-3 टर्म्स यूज होती हैं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहली टर्म होती है सर क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ओके सर, टर्म नंबर 1 is the cutaneous respiration. Term number 2 is the branchial respiration. Term number 2 is sir branchial respiration. ठीक है सर। Term number 3 is the pulmonary respiration. ठीक है सर, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ओके, क्या मतलब होता है भाई इसका? देखो, क्यूटेनियस का मतलब होगा, क्यूटेनियस मीन्स व्हाट? रेस्पायरेशन वाया स्किन। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। तो यहां हम लिखेंगे रेफर्स टू रेस्पायरेशन वाया स्किन। ठीक है सर। दूसरा क्या हो गया? ब्रैंकियल। ब्रैंकियल में होगा रेफर्स टू रेस्पायरेशन वाया गिल्स। और लास्ट आप लोगों को आइडिया होगा, पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू रेस्पायरेशन वाया लंग्स। ठीक है, तो ये दोनों तीनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए सर। क्यूटेनियस वर्ड इज यूज्ड फॉर स्किन, ब्रैंकियल वर्ड इज यूज्ड फॉर गिल्स एंड पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। ठीक है, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ह्यूमन ओरिएंटेड बढ़ते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लेना, अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे आप लोग। देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे सर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। लिख लो, पहला स्ट्रक्चर है आपके पास, दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। सर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे बोलते हैं नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज। इसको हम बोलेंगे सर नेजल पैसेज। इसके बाद आएगा सर नेजल पैसेज, और उसे बोलते हैं नेजल चैम्बर ऑल्सो, एक ही बात है। फिर इस चैम्बर की सर जो इनर साइड पे ओपनिंग्स होती हैं उनको बोला जाता है इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स किस में लीड करेगा सर? इनटू फेरिंक्स, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। फेरिंक्स सर किस में लीड करेगा सर? दैट लीड्स टू लैरिंक्स।
लैरिंग्स के बाद सर विल बी हैविंग दिस इज द ट्रेकिया। सर ट्रेकिया के बाद विल बी हैविंग प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके जी, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद विल बी हैविंग सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद देयर विल बी टर्शरी ब्रोंकाई। आफ्टर टर्शरी ब्रोंकाई देयर इज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद विल बी हैविंग टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके जी, एंड देन फाइनली विल बी हैविंग व्हाट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स लास्ट में एल्व्यूलर डक्ट आता है, एल्व्यूलर सैक आता है, मैं लास्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ किस में ओपन हो जाते हैं, एल्व्यूलाई। ये लो। तो बेसिकली हुआ क्या, जो एक्सटर्नल नोस्टिल है, नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वहां से एयर एंटर होती है, फिर नोज में एक चैम्बर है बीच में, उसे बोलते हैं नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज। उसके थ्रू वो इंटरनल नेयर्स भी एक ओपनिंग है, इसी चैम्बर की बाहर की तरफ ओपनिंग एक्सटर्नल नोस्टिल, इस चैम्बर की अंदर की तरफ ओपनिंग इज इंटरनल नेयर। वो ओपन होगी किसमें, फेरिंग्स में। फेरिंग्स देन लीड्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद फाइनली कहां तक पहुंच गई हवा, एल्वेलाई में। ठीक है, तो ये वो चैनल है जो एयर फॉलो कर रही है हमारी बॉडी में, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। और एल्वियोलाई के बाद सर, एल्वियोलाई तो लंग्स में प्रेजेंट है, हमें एयर को तो पूरी बॉडी में स्प्रेड कराना है, यस और नो, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो आगे देखेंगे हम, वो एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट में आएगा। अभी के लिए इतना देखो कि कैसे सर एटमॉस्फेयर से इस पूरे सिस्टम ने एयर को उठा के एल्वियोलाई तक पहुंचा दिया, यस और नो। इसमें एक चीज आती है क्या, कि जो ये ट्रेकिया है, दिस ट्रेकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे होती है कुछ रिंग्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग भी, लाइक व्हाट, ट्रेकिया, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई and what, initial bronchioles। ये क्या होते हैं सर, they are lined by incomplete hyaline cartilaginous rings। ठीक है जी, पर्पस क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे, अब मैं ट्रेकिया जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में देखेंगे। इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं कहां से कहां तक सर, ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड व्हाट, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, जो मैंने टिक किया है यहां तक हाइलिन कार्टिलेज की रिंग होती है, और जो कि इनकम्प्लीट होती है। ठीक है जी, ओके सर। सो ये है सिस्टम, पूरा सिस्टम जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाता है। ओके, अब इसी के पार्ट्स को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना मैं वन बाय वन। लाइक सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, लैरिंग्स के बारे में आपने सुना भी होगा, दिस लैरिंग्स इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। ये सर एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, क्या मतलब है इसका, कि कार्टिलेज का बना हुआ है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है भाई, आई अब सभी को पता होगा कि लैरिंग्स में, लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।
कार्टिलेज का बना हुआ है, इसीलिए इसको बोल भी क्या देते हैं, हेंस नोन एज व्हाट, हेंस नोन एज साउंड बॉक्स, हेंस नोन एज क्या सर, साउंड बॉक्स, और यू कैन से दैट व्हाट, वॉइस बॉक्स। तो ये बात सबको पता होती है, जो नहीं पता आई थिंक वो ये होगी कि ये बना भी किसका है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, जो कि किस में इन्वॉल्व होगा, जो कि साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और उसी के बेसिस पे इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, लैरिंग्स में 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इट हैज 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। भाई वोकल कॉर्ड्स के ना यहाँ पे 2 पेयर होते हैं, मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ एक बार आप लोगों को कैसे क्या कुछ अरेंजमेंट है इन वोकल कॉर्ड्स की। मानो कुछ ऐसे हैं सर, ये लैरिंग्स अगर हम ऐसे शो कर रहे हैं लाइक दिस, तो वोकल कॉर्ड आपके पास कुछ ये होंगे, ये हो गया मानो आपके पास पहला वोकल कॉर्ड, ऐसे करो, दिस इज द फर्स्ट वोकल कॉर्ड, मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, और ये हो गया आपके पास सेकंड पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। अगर लेबलिंग देखें हम इसकी, ये ऊपर वाले होते हैं सर फॉल्स वोकल कॉर्ड, नीचे वाले होते हैं सर ट्रू वोकल कॉर्ड। किस बेसिस पे फॉल्स एंड ट्रू, अभी देखेंगे। ये हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, नीचे आर दी ट्रू वोकल कॉर्ड्स। इनकी कंपोजिशन देख लो, फॉल्स वोकल कॉर्ड बने होंगे, दे आर मेड ऑफ, नीचे लिख देता हूं, मेड ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो कि एक टफ कार्टिलेज होता है, स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, जिसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और इसी बेसिस पे ट्रू एंड फॉल्स बोला। एक्चुअली इन वोकल कॉर्ड्स में ना कोई मूवमेंट नहीं होती, फॉल्स वालों में ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एयर को, ताकि ट्रू के ऊपर अच्छे से एयर जा सके, और दूसरी चीज ये कहीं ना कहीं ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर जो बाहर से आने वाली है उससे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्ट भी रखते हैं, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स तक एयर को प्रॉपरली डायरेक्ट भी करते हैं। वाइब्रेशन नहीं होती उनमें, वाइब्रेशन सिर्फ किस में होती है, जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है सर, इलास्टिसिटी तो इसी में होगी ना, तो वाइब्रेशन इसी में होती है, इसीलिए इनको बोला ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो ऊपर वालों में वाइट फाइब्रस होगा और नीचे वालों में इलास्टिक कार्टिलेज होगा। अब साउंड देखना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, विल से this sound is produced by vibration of what, true vocal cords, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। और कब सर, कब, दिस इज ड्यूरिंग, हाँ जी बोलो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, जब आप इंस्पायर कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो। ट्राई करके देखो, इंस्पायर करते टाइम एक बार बोलने की कोशिश करो, इंस्पायर करते टाइम नहीं होगा, यस और नो। तो हमेशा साउंड प्रोड्यूस होगी व्हेन एवर वी आर एक्सपायरिंग। तो जितनी भी देर मैं अब ये बोल रहा हूं ना, उस दौरान मैं एक्सपायर कर रहा हूं। इंस्पायर करते टाइम आप आवाज निकाल ही नहीं सकते, यस और नो। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इंपॉर्टेंट है जी। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे जैसे ही ट्रू वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन होता है, तब क्या प्रोड्यूस होता है सर, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इस साउंड की ना एक पिच होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि सर ये जो पिच ऑफ साउंड है, दिस पिच ऑफ साउंड, इसका एक रिलेशन है किसके साथ, वोकल कॉर्ड्स के साथ, और वो क्या है, 1 साइज ऑफ वोकल कॉर्ड्स, है ना। तो एक इनवर्स रिलेशन है सर, ये वोकल कॉर्ड्स के साइज के साथ पिच ऑफ साउंड का इनवर्स रिलेशन है। और इसके बेसिस पे अब क्या बोला जाता है, लाइक व्हाट, सपोज अगर मैं बोलूं इन मेल्स, मेल्स में क्या होता है, लार्ज वोकल कॉर्ड्स। सर लार्ज वोकल कॉर्ड्स होंगे तो साउंड बताओ।
भाई अगर मेल्स में वोकल कॉर्ड लार्ज होंगे तो साउंड क्या हो जाएगी, साउंड हो जाएगी सर लो पिच, दिस इज लो पिच साउंड, है ना। और फीमेल्स में देखें तो दैट इज इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या होंगे सर, स्मॉल वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्मॉल वोकल कॉर्ड्स हैं तो पिच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी सर, दिस इज दी हाई पिच साउंड, है ना। तो ये रिलेशन याद रखो, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेल्स में हाई पिच, ये लो पिच साउंड क्यों होती है सर, मेल्स में लो पिच साउंड इसलिए होते हैं बिकॉज वोकल कॉर्ड्स लार्ज है, फीमेल्स में हाई पिच क्यों होती है, बिकॉज वोकल कॉर्ड स्मॉल है। और रिलेट भी कर पा रहे हो आप, है ना, हाई पिच मतलब शार्पनेस, कितनी शार्पनेस हो उस पर्टिकुलर साउंड में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो पिच होगी वो वोकल कॉर्ड्स के साथ इनवर्स रिलेशन से कहीं ना कहीं रिलेट है, ओके सर। देन अब सर मेल्स में लार्ज क्यों होंगे वोकल कॉर्ड्स और फीमेल्स में स्मॉल क्यों होंगे वोकल कॉर्ड्स, है ना, इसका भी कोई रीजन होगा। तो इसमें लिख लो एक चीज, इसमें भी लिख लो लाइक व्हाट, कि बिफोर प्यूबर्टी ना, अगर बिफोर प्यूबर्टी देखें हम, लाइक यू कैन से बिफोर प्यूबर्टी जो पिच होगा, दिस इज बॉय एंड गर्ल चाइल्ड इज सेम। भाई बिफोर प्यूबर्टी अगर आप देखोगे तो इन दोनों की पिच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप पिच के बेसिस पे नहीं बता सकते कि सर हाँ हाई पिच हो रही है लो पिच हो रही है तो बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है, नहीं नहीं नहीं, बिफोर प्यूबर्टी कोई आइडिया लगेगा ही नहीं क्योंकि दोनों की पिच क्या होती है, सेम होती है। बट आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो जाता है, आफ्टर प्यूबर्टी विल से व्हाट हैपेंस इज, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है सर, इन मेल्स जो वोकल कॉर्ड्स हैं गेट्स enlarged and why, due to what, secretion of hormone testosterone, secretion of testosterone hormone। तो भाई सीधी सी बात क्या है कि प्यूबर्टी से पहले तो गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड दोनों में ही पिच सेम होने वाली है, क्यों, क्योंकि दोनों में ही वोकल कॉर्ड्स का साइज क्या होगा, सेम होगा। बट आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, मेल में क्या होने वाला है सर, यहाँ पे हार्मोन आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड्स का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में तो आने वाला है नहीं, यस और नो, तो फीमेल्स में जो वोकल कॉर्ड्स का साइज है वो छोटा रह जाता है, मेल्स में जो वोकल कॉर्ड का साइज है वो बढ़ जाएगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि मेल में वोकल कॉर्ड लार्ज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वो टेस्टोस्टेरोन कब आता है सर, वो आएगा प्यूबर्टी पे। सो बिफोर प्यूबर्टी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पिच ऑफ बॉय एंड गर्ल चाइल्ड, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंग्स, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साउंड बॉक्स है, 2 पेयर वोकल कॉर्ड के हैं, साउंड हमेशा प्रोड्यूस होगा कब, जब वोकल कॉर्ड में जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करेगा, और कब वाइब्रेट करेगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है सर। पिच वाला सिनेरियो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि साइज के साथ ये इनवर्स रिलेशन में रहेगा, और मेल में क्या होगा, लो पिच होगा बिकॉज वोकल कॉर्ड्स आर लार्ज। एंड व्हाई वोकल कॉर्ड्स आर लार्ज इन मेल्स, बिकॉज आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो जाता है, हार्मोन आ जाता है टेस्टोस्टेरोन जो वोकल कॉर्ड्स का साइज बढ़ा देता है, ठीक है। फीमेल्स में हार्मोन आएगा नहीं, तो फीमेल्स में क्या हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड स्मॉल रह जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, ओके नेक्स्ट। अच्छा इसी लैरिंग्स में ना एक चीज और लिख लेना, इस लैरिंग्स में ही एक टर्म आती है एडम्स एप्पल, ओके ये भी लिख लो, यहां टर्म आती है एडम्स एप्पल, ठीक है। ये एडम्स एप्पल क्या है, अच्छा इतना तो पता आप लोगों को, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, सब ऊपर लिखा हमने, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है, मतलब कार्टिलेजेस का बना हुआ है। तो एक कार्टिलेज लैरिंग्स में होते हैं थायराइड कार्टिलेज, तो थायराइड कार्टिलेज से बनता है ये, और ट्रायंगुलर शेप होता है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको मेल्स में दिखेगा, और इसीलिए इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, है ना। एडम एंड ईव फर्स्ट ह्यूमन, यस और नो। तो एडम्स एप्पल बेसिकली क्या है, लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज से बना हुआ है, और ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको किस में दिखेगा,
मेल्स में दिखेगा। यहाँ जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है वो मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स में उतना नहीं दिखेगा। रोल क्या है सर, कहीं ना कहीं वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है जी। तो वोकल कॉर्ड्स का साइज बड़ा, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए एडम्स एप्पल का साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट वो आपको मेल में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दिस इज, इसमें लिख लो, यू कैन से दिस एडम्स एप्पल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर formed by thyroid cartilage of larynx। लैरिंग्स की ये थायराइड कार्टिलेज से बनता है। ये शेप कैसी है सर इसकी, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स से बनेगा। ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको किस में मिलेगा, ये आपको मेल्स में मिलेगा, मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स। ये और लिख लो जी। तो इन टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में, ठीक। उनमें से एक क्या है, एक है थायराइड कार्टिलेज, जो कि क्या बना रहा है, एडम्स एप्पल बना रहा है। ओके सर, नेक्स्ट इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया में हम क्या बोलेंगे, अगेन ऑल्सो नोन एज व्हाट, विंड पाइप बोलते हैं सर इसको, है ना। ट्रेकिया क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है सर। फिर वही जो स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि दिस trachea is lined by incomplete hyaline cartilaginous ring, hyaline cartilaginous rings, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं एक बार, सर ये रिंग्स क्यों प्रेजेंट है और ये इनकम्प्लीट क्यों प्रेजेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो इनकम्प्लीट का मतलब कौन सी साइड इनकम्प्लीट, मैं लिख देता हूं, दैट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड एंड एब्सेंट ऑन डोर्सल साइड। अब सर ये वेंट्रल डोर्सल, भाई वेंट्रल मतलब फ्रंट फेसिंग, डोर्सल मतलब बैक फेसिंग। तो ट्रेकिया जो होगा, अगर ये ट्रेकिया है तो उसमें वेंट्रल साइड तो आपको रिंग मिलेगा, लेकिन उसके पीछे वाले साइड इस तरफ डोर्सल साइड आपको रिंग नहीं मिलेगा। तो हो गया ना इनकम्प्लीट, सिर्फ एक ही सरफेस पे है। तो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं ये, है ना। सी शेप्ड रिंग्स होंगी जो सिर्फ आपको वेंट्रल साइड मिलेंगे, डोर्सल साइड नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगे देखते हैं। रोल क्या है सर इनका, इन कार्टिलेजेस का रोल क्या है, दीज कार्टिलेजेस, इनका रोल क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग, गेस करिए, आप लोग गेस करो, ये जो रिंग्स हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये ट्रेकिया की कोलैप्सिंग से उसको बचाएंगी। और कोलैप्सिंग होने के चांसेस कब होंगे ट्रेकिया में, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यस नो, बताओ। तो जनरली यहाँ पे बच्चा क्या रिप्लाई करेगा, सर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हवा बाहर आ रही है, लेकिन है उल्टा, इंस्पायरेशन। ओके, मैकेनिज्म में पता चल जाएगा आप लोगों को। कोई भी चीज़ कब कोलैप्स होगी, जब उसके अंदर प्रेशर कम होगा, यस नो, प्रेशर कम होगा तभी तो उसके पिचकने के चांसेस है ना। और हम जब इंस्पायर करते हैं ना, तब हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंपॉर्टेंट है जी। एक तो साउंड प्रोड्यूस होती है हमेशा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में, याद रखना है। और जो रिंग्स होंगी, रिंग्स बचाएंगी ट्रेकिया को कोलैप्सिंग ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। वेंट्रल साइड पे कंप्लीट होंगी, एब्सेंट ऑन डोर्सल साइड, ठीक है सर। एक और चीज ट्रेकिया के रिगार्डिंग, कि ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड होके प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा। यहाँ इवन से ट्रेकिया divides at the level of 5th thoracic vertebra, vertebrae to form what, to form
लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बनाएगा भाई डिवाइड होके? लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई टू फॉर्म लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो अगेन किस लेवल पे डिवाइड हो रहा है याद रखना है, क्वेश्चन आता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे, है ना। मतलब टोटल वी हैव 26 वर्टिब्रे। डोर्सल साइड पे वर्टिब्रे चल रहे हैं, आगे ट्रैकिया चल रहा है। डोर्सल साइड पे जहां फिफ्थ थोरैसिक है वहां आ जाओ, वहां पे ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बनाएगा? प्राइमरी एंड ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके सर, ठीक है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सर एक तरफ प्रेजेंट है, दूसरी तरफ एब्सेंट है। कोलैप्सिंग से ही बचाना था तो दोनों तरफ हो जाती, अच्छी प्रोटेक्शन मिलती। कोलैप्स होता ही नहीं ट्रैकिया, है ना। चलो देखो जरा एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन में विल से लाइक व्हाट। एक अरेंजमेंट आपको समझना पड़ेगा पहले। क्या अरेंजमेंट है सर? इस अरेंजमेंट में मैं कुछ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं लाइक नंबर 1, यहां नीचे बनाइए जी इसमें ओपनिंग्स। चलो पहली ओपनिंग सर, दूसरी ओपनिंग सर। एक तरफ आप स्ट्रक्चर बना दो लाइक दिस और एक तरफ आप स्ट्रक्चर बना दो लाइक दिस। ठीक है, क्या कुछ होने वाला? ये तो गड़बड़ हो गया। और दूसरी तरफ भी आप स्ट्रक्चर बना दो लाइक दिस। ठीक है, ऊपर क्या होगा सर? ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। दिखेगा नहीं सर, ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, इसको हम बोलेंगे क्या? फेरिंग्स। अगर आपको आइडिया हो फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? एयर के लिए भी सर और फूड के लिए भी। फेरिंग्स में सर एयर भी होना है, फेरिंग्स में फूड भी होना है। नॉर्मली क्या होता है सर? नॉर्मली ये जो एयर है यहाँ पे, ये एंटर करेगा इधर, फूड एंटर करेगा इधर। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि फेरिंग्स के नीचे दो चीजें प्रेजेंट हैं। किस किस पैटर्न में प्रेजेंट है सर? ये मैंने बीच में लगा दिया पार्टीशन। सर हम इसको अब इजीली बोल सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? दिस स्ट्रक्चर इज द ट्रैकिया, जहां एयर आना है। और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ईसोफेगस, है ना। ये फूड पाइप हो गया आपका, जहां पे फूड आना है। और ट्रैकिया क्या हो गया सर? ट्रैकिया हो गया विंड पाइप। ठीक है, इनकी ओपनिंग्स के भी नाम होते हैं। जैसे इस ओपनिंग का नाम मैं बताऊं आपको, दिस पर्टिकुलर ओपनिंग इज नोन एज, इसको बोला जाता है ग्लोटिस। इसको हम बोलेंगे ग्लोटिस, ऐसे लिखो। और इसको बोलेंगे सर ग्यूलेट। तो नाम लिख लो इनके। ये हो गया सर ग्लोटिस और इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्यूलेट। मतलब कि ट्रैकिया की ओपनिंग इज नोन एज ग्लोटिस एंड ईसोफेगस की ओपनिंग इज नोन एज व्हाट? ग्यूलेट। फेरिंग्स में एयर एंड फूड दोनों प्रेजेंट। अब ध्यान से देखो, ये एयर कहाँ आनी चाहिए सर? ये एयर आनी चाहिए इन दिस ट्रैकिया, ठीक बात है। अभी फूड कहाँ जाना चाहिए? फूड जाना चाहिए इन द ईसोफेगस, ठीक बात है। ओके, एक्चुअली जब भी आप फूड को स्वेलो करोगे ना, फूड यहाँ तो पहुंच गया, लेकिन स्वेलो करोगे तो ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, सुना होगा नाम आपने। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस की कुछ ऐसी होती है, ऐसी रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं सर। मतलब जब भी फूड स्वेलो होगा, ये ईसोफेगस अगर वेव लाइक मूवमेंट करेगी तो ट्रैकिया में इन्वेड कर रही है सर। यस और नो? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है एक्चुअली। जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं तो ईसोफेगस में होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं। वेव लाइक मूवमेंट होगी तो सर ये जो ईसोफेगस है ना, ये इस तरीके से ट्रैकिया में इन्वेड करेगी। यस नो? और इन्वेड तभी कर सकती है जब इस साइड से ट्रैकिया उतना रिजिड ना हो। आई होप इट इज क्लियर। तो इसीलिए जो ये वाली साइड है ट्रैकिया की, यहाँ रिंग्स प्रेजेंट नहीं है। ये कौन सी साइड है सर? ये डोर्सल साइड है ना। अगर मैं इस डायग्राम में डोर्सल वेंट्रल लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास वेंट्रल साइड,
है ना, ये इंसान की वेंट्रल साइड है और ये उसी इंसान की डोर्सल साइड है, ठीक है। अब ये है ट्रैकिया आपके पास, ये ट्रैकिया, तो देख लो ये ट्रैकिया की वेंट्रल, ये ट्रैकिया की डोर्सल। तो हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था आई थिंक, क्या कि सर जो ट्रैकिया होगा उसमें डोर्सल साइड पे रिंग्स एब्सेंट होंगी। उसका रीजन क्या है, बिकॉज डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है ईसोफेगस, और ईसोफेगस अगर डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, ये ईसोफेगस सर इन्वेड करेगा, और इन्वेड करेगा तो फिर कहीं ना कहीं ट्रैकिया में अगर रिंग होती तो इन्वेड नहीं कर पाता है ना। ट्रैकिया को पीछे की साइड से, डोर्सल साइड से उतना रिजिड नहीं होना, वाई, बिकॉज ड्यूरिंग स्वेलोइंग ईसोफेगस यहाँ पे इन्वेड करने वाला है, पेरिस्टाल्सिस होने वाला है। इसीलिए ट्रैकिया में जो रिंग्स होती हैं वो सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑन विच साइड, वेंट्रल साइड। आई होप इट इज क्लियर, यस नो। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ठीक है, अगर ये ट्रैकिया, ये ईसोफेगस ये इन्वेड करेगा लाइक इन ट्रैकिया, तो सर जब हम स्वेलोइंग करेंगे उस टाइम पे तो ट्रैकिया तो बेचारा कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया, मतलब उसका जो ओपनिंग साइज था वो ओपनिंग तो उसकी कम हो गई है, तो स्वेलोइंग के टाइम पे सांस लेने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, गेस करो, करके देख लो एक बारी। स्वेलोइंग करते टाइम एक बार सांस लेके देखो, इनहेल करके देखो, है ना, मैं स्वेलो कर रहा हूं, उस टाइम पे इनहेल करके देखो, नहीं कर पा रहे, यस और नो। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी आप स्वेलोइंग कर रहे हो उस टाइम पे ईसोफेगस इन्वेड हो गया है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में इन्वेड हो गया है तो उसने ट्रैकिया को कहीं ना कहीं पिचका दिया, यस नो। और अगर ट्रैकिया पिचक गया यहाँ पे तो फिर एयर कहाँ से जाएगी, इसीलिए स्वेलोइंग टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो ब्रीफ पीरियड जो है जिसमें आप स्वेलोइंग कर रहे हो उस टाइम पे सांसें रुक जाती हैं, यू कैन नॉट इंस्पायर। रीजन क्या, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ईसोफेगस ना इन्वेड कर चुका है ट्रैकिया में। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको दो चीजें पता चल गई यहां से। पहली चीज तो क्या, पहली चीज तो सर ट्रैकिया में डोर्सल साइड पे रिंग्स एब्सेंट क्यों होती है, बिकॉज पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट है, और वो कहानी फिर आपको पता है, ईसोफेगस जब भी हम स्वेलो करेंगे पेरिस्टाल्सिस होगी तो उसको थोड़ा बहुत इन्वेजन करना है ट्रैकिया के अंदर, तो डोर्सल साइड से ट्रैकिया रिजिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टफ नहीं हो सकता, इसीलिए डोर्सल साइड पे रिंग्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सर जब वो इन्वेड कर जाती है इसोफेगस तो ट्रैकिया भी कोलैप्स हो जाएगा, है ना, पिचक जाएगा, फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी। हाँ आती है, स्वेलोइंग करते टाइम हम कहाँ सांस ले पाते हैं, यस नो। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, और इसमें सर आपने बोला एयर यहाँ आ जाएगी, फूड यहाँ आ जाएगा, इनको क्या पता, एयर को क्या पता, मेरे को इधर ही जाने, एयर बोला मैं अपन इधर जाएगा, बहुत दिन हो गए ट्रैकिया में जाते हुए। सिमिलरली फूड बोलेगा आज इसोफेगस का नहीं, आज अपन ट्रैकिया का राउंड लगाएगा, या सुनो, फूड को थोड़ा ना पता है मेरे को कहाँ जाना है। आई होप इज क्लियर, आई होप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो आप, कि फूड तो यहाँ प्रेजेंट है फेरिंग्स में, उसे कोई आइडिया नहीं है किधर जाना है किधर नहीं जाना, ठीक। तो देखो जरा, जब भी कभी ये फूड यहाँ आने की कोशिश करेगा तो उसको रोक दिया जाता है ना, खाते टाइम थोड़ी जल्दबाजी में अगर हम खाते हैं तो कई बार हमें मतलब कफिंग हो जाती है एकदम से कि यार खाना अटक सा गया लगता है, वो अटक सा गया इन सेंस क्या होता है, ये फूड ट्राई करता है क्या, ट्रैकिया में एंटर होने की, लेकिन ट्रैकिया में इसको एंटर होने नहीं दिया जाता, क्यों, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है एक अगेन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। कलर चेंज, इसको क्या बोलेंगे सर हम, इसको हम बोलेंगे सर एपिग्लॉटिस। ये है जी स्ट्रक्चर, ये लो, ये क्या स्ट्रक्चर हो गया सर हमारे पास, स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा एपिग्लॉटिस, लिखो। भाई ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है, ग्लॉटिस के ऊपर है, तो एपी का मतलब क्या होता है ऊपर, तो ग्लॉटिस की कवरिंग का नाम क्या हो गया सर यहाँ पे, एपिग्लॉटिस। तो जब भी कभी फूड ट्राइड टू एंटर इनटू दिस ट्रैकिया, ये एपिग्लॉटिस ना पूरा ऐसे कवर हो जाता है, नीचे आ जाएगा, फूड की एंट्री को रोक देगा। नहीं तो अगर फूड ट्रैकिया में चला गया तो ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, यस और नो, तो वो ठीक नहीं हो, और ब्लॉक हो गया तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन ब्लॉक होने नहीं दिया जाता, क्यों, क्योंकि वहां पे कौन आ जाता है, ये एक फ्लैप है, ढक्कन है ग्लोटिस का, और ग्लोटिस के ऊपर ही है, तो फूड जब भी आएगा पहले तो इसी को दबाएगा ना, तो ढक्कन बंद हो जाएगा, तो फूड अंदर एंट्री नहीं कर पाया, एंट्री नहीं कर पाया तो मतलब ऊपर ही रह गया, थोड़ी देर बाद यहाँ से नीचे आ जाता है, किसमें, ईसोफेगस में आ जाता है। क्लियर है। तो क्या कभी भी फूड की एंट्री होगी ट्रैकिया में, फूड की एंट्री होगी, नहीं होगी सर,
क्यों नहीं होगी? कौन सा स्ट्रक्चर रोकेगा सर? एपिग्लोटिस रोकेगा। एपिग्लोटिस कहाँ प्रेजेंट है सर? ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्लोटिस क्या होता है सर? ग्लोटिस होती है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। सिमिलरली सर ईसोफेगस की ओपनिंग का भी क्या नाम होता है? ग्यूलेट। तो मैं लिख देता हूँ, ये नाम में भी आपने ना सुना हो। ग्यूलेट क्या है? दिस इज ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, दैट इज ईसोफेगस की ओपनिंग को हम ग्यूलेट बोलते हैं। अच्छा सर एयर, अब एयर को क्या पता मेरे को इधर ही जाना है इधर जाना है? एयर जाओ ना, फूड पाइप में चले जाओ, एयर क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, एयर जा सकती है। वो इतनी स्वेलो नहीं की जाएगी या तो बहुत कम जाएगी, क्योंकि ईसोफेगस में खाना हम एफर्ट से स्वेलो कर रहे हैं, पैसिवली नहीं जा रहा हो कुछ भी। यस और नो? तो ये चीज़ यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गई है कि ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया विंड पाइप है। ट्रेकिया में हाइलिन कार्टिलेजिनस की रिंग होती है। हाइलिन कार्टिलेज की जो रिंग होती है वो वेंट्रल साइड कंप्लीट होंगी, डोर्सल साइड इनकम्प्लीट होंगी। रीजन क्या है? बिकॉज डोर्सल साइड पे ईसोफेगस प्रेजेंट है। दूसरी चीज सर, फेरिंग्स के नीचे दो स्ट्रक्चर हैं, वेंट्रल साइड है ट्रेकिया, डोर्सल साइड है ईसोफेगस। कभी फूड अगर ट्रेकिया में जाने के लिए ट्राई करे तो उसे एंट्री नहीं मिलती है। वाई? बिकॉज ग्लोटिस के ऊपर उसकी जो कवरिंग होती है एपिग्लोटिस, वो क्या कर देती है? फूड की एंट्री को रोक देती है। ये स्टेटमेंट में लिख देता हूँ मैं एपिग्लोटिस वाला पार्ट, लाइक व्हाट? ये जो एपिग्लोटिस है, ऐसे लिखो, एपिग्लोटिस, दिस इज a flap like structure present over glottis, a cartilaginous flap present over glottis। क्या करेगा सर? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। ये लो जी, ठीक है। ट्रैकिया में फूड की एंट्री को रोकेगा कौन? रोकेगा? एपिग्लोटिस रोकेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट वी हैव इज द एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई को कैसे डिफाइन करेंगे हम? दे आर थिन और यू कैन से irregularly walled, highly vascular, sac-like structure, और यू कैन से बैलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या आ गई आपके पास? इनकी वॉल थिन होंगी, इरेगुलर होंगी और ब्लड सप्लाई में रिच होंगी कहीं ना कहीं, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। सैक मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, यू कैन से दैट। ओके, मैं लिख देता हूँ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक डायग्राम से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि ये सर अगर एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ये स्क्वैमस सेल्स होती हैं। ओके, इन स्क्वैमस सेल्स में क्या होगा सर? इन स्क्वैमस सेल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप की सेल्स हैं, मैं मेंशन ही कर देता हूं सर। ये जो सेल हैं, दिस सेल इज नोन एज टाइप 1 सेल, इसको बोलते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट मतलब एल्वियोलाई की सेल। ये जो सेल है सर, इसको हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी नोन एज टाइप 2 न्यूमोसाइट। इसकी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या सिक्रीट करती है? गोइंग टू सिक्रीट दिस इज सरफेक्टेंट रिच म्यूकस, और इस सरफेक्टेंट रिच म्यूकस को क्या बोला जाता है सर? नोन एज व्हाट? लेसिथिन। बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ के आ रहे हो आप ये नाम, लेसिथिन। फोस्फोलिपिड पढ़ा था हमने, है ना, लेसिथिन था उसका नाम। तो सरफेक्टेंट रिच म्यूकस बनाती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट बनाती है। क्या होता है? लेसिथिन होता है। रोल सर, इसका रोल क्या है? टाइप 2 न्यूमोसाइट में जो ये सरफेक्टेंट रिच म्यूकस बने, इसका रोल क्या है? दिस लेसिथिन reduces
या ऐसे लिखो सबसे पहले तो प्रेजेंट कहाँ होगा, दिस इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड लाइनिंग एल्व्यूलर वॉल। सर एल्व्यूलाई में फ्लूइड, नहीं, एल्व्यूलर वॉल के साथ साथ एक फ्लूइड की लेयर है। एल्व्यूलाई में तो हवा आएगी, लेकिन जहाँ ये लेयर है ना, ये लेयर है, ये वॉल है, इसके साथ साथ एक फ्लूइड की लेयर है, तो उसमें प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट होता है, ये सरफेक्टेंट रिच म्यूकस दैट इज लेसिथिन प्रेजेंट होता है। काम क्या होगा इसका, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, किसका, ऑफ द फ्लूइड लाइनिंग द alveolar wall, and hence in turn prevent collapsing of alveoli, and hence prevent collapsing of alveoli। कैसे सर, मैं बताता हूँ, एक बार सुनो। ये जो alveoli है, ये कैसे alveoli है सर, ये जो alveoli है, इस alveoli में जो सेल्स हैं और इसी पे एक जगह पे क्या आ जाएगा सर, एक फ्लूइड की लेयर भी आ जाती है ना, मान लो कुछ ऐसी फ्लूइड की लेयर है, ठीक है। तो जो भी फ्लूइड होता है ना, एक्चुअली सरफेस टेंशन की वजह से ना वो सारी चीज़ों को मिनिमल सरफेस एरिया की तरफ खींचेगा। तो जब सारी की सारी चीज़ें मिनिमल सरफेस एरिया की तरफ आएंगी तो ये लेयर भी इधर खींचेगी, ये भी इधर खींचेगी, ये भी इधर खींचेगी, ये भी इधर खींचेगी, सब कुछ एक तरफ खींचता जाएगा लाइक दिस। और सर अगर ये वाला फोर्स लग रहा है तो एल्वियोलाई के कोलैप्स होने के चांसेस हैं सर, यस और नो। फ्लूइड आके क्या कर रहा है, ये लेसिथिन आके क्या कर रहा है, ये जो एल्वियोलर फ्लूइड है ना, इसके जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स था इसको कम कर देता है। तो मैंने वही चीज़ लिखी है, दिस लेसिथिन रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड लाइनिंग द एल्वियोलर वॉल। और जब ये फिर इसमें बिकॉज ऑफ लेस सरफेस टेंशन ये वाला फोर्स भी कम हो जाएगा, जो कि वॉल्स को अंदर की तरफ खींच रहा था, कम हो जाएगा, तो एल्वियोलाई के कोलैप्स होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रोल है इसका, ध्यान रखना। कुछ जगह बोल देते हैं ये फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, लेकिन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या है इसके, ये एल्वियोलर फ्लूइड के अंदर सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो एक डिजीज होती है उसको बोला जाता है एटिलेक्टेसिस, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एटिलेक्टेसिस। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, इसमें एल्वियोलाई ना कोलैप्स हो जाती हैं, रेफर्स टू दिस इज कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। उसके पीछे दो रीजन हैं, रीजन इसके पीछे सर हमारे पास दो हैं। क्या है, सबसे पहला रीजन वाई में नंबर 1 यू विल से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन ही नहीं है सर, है ना। और नंबर 2 क्या हो सकता है, एल्वियोलाई कोलैप्स कब हो जाएगी, जब उसमें एयर भी नहीं रहेगी। भाई एयर की वजह से तो बैलून क्या होता है, इन्फ्लेट होता है ना, अब एयर नहीं रहेगी तो वो डिफ्लेट हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो एयर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, बिकॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो दिस इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। तो इन दोनों की वजह से एल्वियोलाई में कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द एल्वियोलाई। नेक्स्ट स्विच टू व्हाट, लंग्स। ओके सर, देखो लंग्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो एक दो प्रॉपर्टी लिख लो इनकी। सर ये सॉफ्ट होंगे और स्पंजी होंगे, दे आर सॉफ्ट एंड स्पंजी। पहली चीज, बर्थ के टाइम पे कलर कैसा होगा सर, पिंकिश इन कलर, देख रहे हो आप, पिंकिश इन कलर होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट धीरे धीरे विद एडवांसमेंट ऑफ एज इनका कलर डार्क हो जाता है, धीरे धीरे डार्क कलर के हो जाएंगे लंग्स। व्हाई, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ कार्बोनेशियस कंपाउंड्स, कार्बोनेशियस मटेरियल। ठीक है,
देन सर लंग्स की लोकेशन, दीज लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं सर। अच्छा जी, और ये थोरैसिक चैम्बर अपने आप में 3-4 चीज़ों से मिलके बना है। आइडिया होगा आप लोगों को, कोई इतना नया कंटेंट नहीं है, पहले भी कभी ना कभी रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। दिस थोरैसिक चैम्बर मेड ऑफ नंबर वन इज सर स्टर्नम, ठीक है सर। नंबर 2 इज दिस इज वर्टिब्रल कोलम, ये भी ठीक है सर। नंबर 3 इज रिब्स, ठीक है सर। नंबर 4 इज डायाफ्राम। ध्यान से देखो, जो थोरैसिक चैम्बर है, थोरैसिक चैम्बर 4 चीज़ों से मिलके बना है। पहली चीज़ क्या है सर, पहली स्टर्नम है। स्टर्नम होती है हमारी बॉडी में यहाँ, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो स्टर्नम अब इस साइड प्रेजेंट है, तो ये वाला फेस मेरा, ये वाला सरफेस वेंट्रल ना, फ्रंट फेसिंग हो गया, फ्रंट फेसिंग हो गया तो वेंट्रल। वर्टिब्रल कॉलम पीछे प्रेजेंट है, बैक फेसिंग हो गया, बैक फेसिंग हो गया तो डोर्सल। तो स्टर्नम में क्या बोलूंगा मैं, दैट इज दिस इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल या वेंट्रल साइड। सर स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है जी। देन वर्टिब्रल कॉलम, सर दिस इज ऑन डोर्सल साइड, ठीक है जी। रिब्स, अब रिब्स क्या है सर, रिब्स तो यहाँ प्रेजेंट है, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, दिस साइड इज नोन एज लेटरल साइड, दिस इज ऑन लेटरल साइड। एंड फाइनली डायाफ्राम, दैट इज ऑन द लोअर साइड, जो कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है सर। अब जब स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करें तो इसमें होता है 2 लेयर प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। तो स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, है ना, तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, दे आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय सर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है सर, क्या बोलते हैं सर इसको, इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को बोला जाएगा प्लूरा। दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरा, दिस इज नोन एज सर प्लूरा, ठीक है। अब प्लूरा डबल लेयर है, डबल लेयर है तो सर जाहिर सी बात है उसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, नंबर 1, नंबर 2। पार्ट नंबर 1 इज नोन एज, इसको बोलेंगे सर पैराइटल प्लूरा, पार्ट नंबर 2 इज नोन एज, इसको बोलेंगे सर विसरल प्लूरा। ये आगे भी आएंगे ये नाम, जब हार्ट पढ़ेंगे तब भी आएगा, पैराइटल और विसरल, इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पे। पैराइटल का मतलब होता है सर आउटर, तो इसको ही मैं क्या बोल सकता हूं सर, आउटर प्लूरा। विसरल का मतलब होता है सर इनर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, इनर प्लूरा। जो आउटर प्लूरा होगी सर, दिस इज गोइंग टू बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ द थोरैसिक चैम्बर, दिस आउटर प्लूरा इट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ थोरैसिक चैम्बर, ठीक है सर। बाहर वाली है ना, तो बाहर तो थोरैक्स उस चैम्बर से कनेक्टेड होगा। इनर प्लूरा दैट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ लंग्स, इन कॉन्टेक्ट ऑफ लंग्स। अच्छा सर, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस भी होगा, बिल्कुल होगा। इनके बीच में जो स्पेस होगा दैट विल बी नोन एज, स्पेस बिटवीन देम इज नोन एज, सबसे पहले प्लूरल कैविटी बोलेंगे उसे, स्पेस बिटवीन देम, दिस इज नोन एज प्लूरल कैविटी, ठीक है सर।
प्लूरल कैविटी में क्या होगा, दिस प्लूरल कैविटी इन टर्न हैज प्लूरल फ्लूइड, दिस प्लूरल कैविटी हैज प्लूरल फ्लूइड। और सर ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, दिस प्लूरल फ्लूइड एक्चुअली रिड्यूसेस फ्रिक्शन, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन ओवर लंग सरफेस। ये है जी कहानी, है ना। फटाफट देख लो, 2 लेयर होती हैं, उनको बोलते हैं प्लूरा, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। आउटर के लिए वर्ड बायोलॉजी में यूज होता है पैराइटल, इनर के लिए वर्ड यूज होता है विसरल। उन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी प्लूरल कैविटी, उसमें फ्लूइड होगा प्लूरल फ्लूइड। उसका पर्पस क्या है, इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, नोट डाल के लिख लेना, इधर लिख देता हूं मैं, because of some kind of infection you can say or inflammation, due to inflammation the quantity of pleural fluid increases, pleural fluid increases, इसको क्या बोलते हैं, this is known as pleural effusion, उसको बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन। तो जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, उस केस में क्या होता है, इस प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। तो उसी के लिए टर्म यूज क्या करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, है ना। आ जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब इसके रिगार्डिंग आगे भी टर्म्स आते हैं, हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, उतना डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम, जस्ट इतना रखो पहले कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होगा, जब भी कभी प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये था रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ये मोरलेस हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा इसका, है ना। एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर और देख लेते हैं लंग्स का। ओके जी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, इंटरनल स्ट्रक्चर पे और स्विच करते हैं सर। देखो जरा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इसमें क्या होने वाला है सर, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट और राइट लंग के कुछ डायमेंशंस होते हैं, किसका साइज बड़ा है, किसकी विड्थ ज़्यादा है ना। तो उस हिसाब से मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो राइट लंग होगा ना, दिस राइट लंग, इट इज स्मॉलर but what, broader than what, than लेफ्ट लंग। ध्यान से जी, स्मॉल होगा बट एट द सेम टाइम क्या होगा, ब्रॉड होगा देन व्हाट, लेफ्ट लंग। तो जाहिर सी बात है, अब मैं जब लेफ्ट लंग की बात करूंगा, दिस लेफ्ट लंग, इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, इट इज लॉन्गर but at the same time narrower than the right lung, narrower than what, right lung। तो सर वैसे वॉल्यूम वाइज देखे तो किसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगी, वो भी मैं लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख लो कि भैया जो राइट लंग है इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो यू कैन से दिस राइट लंग हैज़ मोर वॉल्यूम दैन लेफ्ट लंग, lung has more volume than left lung। चलो एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें इसका, मैं बना देता हूं यहां पे डायग्राम। कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाते हैं, ट्रैकिया और उसमें डिवीजन हो गया, और यहां पे हम शो कर रहे हैं लंग्स। इसको थोड़ा सा ब्रॉड ही बना लो। ओके सर, एक को सर यहां शो कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा नैरो बना लो समझाने के लिए। अभी एज इट इज डायमेंशन नहीं होंगे, समझाने के लिए। एक छोटा है साइज में बट ब्रॉडर है, एक थोड़ा साइज में बड़ा है बट नैरोवर है, ठीक है।
तो यहाँ से पता चल गया दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट वन, दिस इज गोइंग टू बी द राइट वन। ओके, इनमें क्या होता है ना, प्लूरा के कुछ बैंड्स बन जाते हैं। इनर प्लूरा ना, इनर प्लूरा इसमें आके क्या बनाते हैं, कुछ फिशर्स बना लेती है। तो इनर प्लूरा ही अंदर की तरफ इन्वेड होके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है लाइक दिस, और इसमें बन जाएगा ऐसा कुछ। तो लोब्स बन गए, कंपार्टमेंट बन गए एक्चुअली लंग्स में। क्या कंपार्टमेंट बन गए सर, देखो नाम देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा दिस इज गोइंग टू बी नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी कंपार्टमेंट नंबर 3। ओके, एक साथ रखो सर लेबलिंग, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 3। ध्यान से क्या लेबल कर रहा हूं मैं, पहले कंपार्टमेंट को मैं बोल रहा हूं दिस इज राइट लंग सुपीरियर, मतलब कि राइट लंग का सुपीरियर कंपार्टमेंट है। सेकंड को मैं बोल रहा हूं राइट लंग मिडल, दिस इज राइट लंग मिडल, और एक सुपीरियर एक मिडल, नीचे वाला क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी राइट लंग इंफीरियर, है ना। आपसे कंपार्टमेंट कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कंपार्टमेंट बनाया किसने। इनर प्लूरा ही इन्वेड होके कुछ फिशर्स बनाते, तो फिशर्स के नाम पूछे जाएंगे। फिशर्स के नाम ध्यान से देख लेना है आपको भैया। ये वाला जो फिशर है जो यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फिशर, ये पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं सर हॉरिजॉन्टल फिशर। जो ये वाला फिशर है यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज ऑब्लिक फिशर। इसको क्या बोला हमने, ऑब्लिक फिशर, और प्लूरा की ही एक्सटेंशन है। और कौन सी प्लूरा, इनर प्लूरा। अब लेफ्ट में तो सर एक ही फिशर है, फिशर भी कौन सा है, ओनली दिस इज ऑब्लिक फिशर, है ना। तो इस हिसाब से कंपार्टमेंट आपके पास कौन कौन से हो गए सर, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया। तो पहला क्या है, पहला हो जाएगा दिस इज लेफ्ट लंग सुपीरियर, और दूसरा क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट लंग इनफीरियर। मिडल होगा ही नहीं। क्वेश्चन आएगा सीधा, ऑब्लिक फिशर इज फाउंड इन विच लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग या बोथ लंग्स। सर बोथ लंग्स। क्वेश्चन आएगा इन विच लंग ओनली हॉरिजॉन्टल फिशर इज फाउंड। देख लो जरा, हॉरिजॉन्टल फिशर आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है, राइट लंग में मिल रहा है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है जी, कि कौन सा फिशर किस में मिलेगा। ऑब्लिक दोनों में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल सिर्फ आपको राइट में मिलेगा। सर ये आपने यहाँ ये थोड़ा सा डिप्रेशन सा बनाया, ये क्या है, यहाँ भाई प्रेजेंट होता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। इस जगह पे प्रेजेंट होगा ह्यूमन हार्ट। तो जिस लोकेशन पे ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट है ना, ये जो मैंने एक डिप्रेशन सा बनाया, इसको बोला जाता है कार्डियक नोच। दिस इज नोन एज व्हाट, कार्डियक नोच। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कार्डियक नोच कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है या राइट लंग में प्रेजेंट है। सर लेफ्ट लंग में प्रेजेंट है। और अक्सर बच्चा इस क्वेश्चन में गड़बड़ करता है कि लेफ्ट लंग में भी ये लेफ्ट सुपीरियर में प्रेजेंट है, लेफ्ट इन्फीरियर में प्रेजेंट है ना। खुद अपना एक बार ये आंसर गेस कर लो, लेफ्ट लंग में भी ये सुपीरियर में प्रेजेंट है, इन्फीरियर में। सर लेफ्ट लंग में नीचे है, नीचे तो लेफ्ट इन्फीरियर होगा, है ना। लेकिन भाई इसमें ऑब्लिक फिशर है। अब देखो लोकेशन जरा, ऑब्लिक फिशर ऐसे आ रहे हैं और जिसकी वजह से कार्डियक नोच की लोकेशन हो जाती है लेफ्ट लंग में, कहाँ, सुपीरियर। ठीक है जी। तो हार्ट के लिए कार्डियक नोच प्रेजेंट होगी लेफ्ट लंग में, और उसमें भी कौन सा पार्ट, लेफ्ट लंग सुपीरियर। ओके, ये क्या हो गया सर बीच में, ये बीच वाला पार्ट आपके पास हो गया, दिस इज द ट्रैकिया। और ये प्राइमरी, ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड व्हाट, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। सर ट्रैकिया के ऊपर क्या होगा भाई, यहाँ क्या होगा, लैरिंग्स होगा, और लैरिंग्स पे ये कहना कि कवरिंग होगी। ठीक है, तो डिटेल डायग्राम है ये, एनसीईआरटी का डायग्राम, उसका ये कहीं ना कहीं उसी से रेफरेंस लेके बनाया गया है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने इतना नहीं बनाया इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के डायग्राम में आगे है, वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ उस डायग्राम की, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नोट डाल के लिख लेना आप लोगों को। क्या लिख लेना है सर, कि अंदर क्या होगा, अब देखो ना इधर, ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बन गया, फिर आगे जाके ये सेकेंडरी बनेंगे, और आगे जाके टर्शरी बनेंगे, यस और नो।
तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली वी कैन से lungs have a branching network of किसका सर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी, इंटरनली लंग्स में क्या होने वाला, ब्रांचिंग नेटवर्क होगा, किस किस का होगा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का होगा। कहाँ है सर ऐसा नेटवर्क, इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, दिख जाएगा, अच्छे से दिखाएंगे, पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लगा रखा आगे। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दी लंग्स। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं दो पार्ट। कितना पार्ट, इसमें दो पार्ट होगा सर। कौन कौन सा होगा सर, मैं लिख देता हूं जी। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट को सर हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सर कंडक्टिंग पार्ट। दूसरे पार्ट को सर हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट कहां तक है सर, देखना जरा। जो कंडक्टिंग पार्ट होगा, इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। भाई ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा और कहां तक होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होगा। ये क्या होगा, दिस इज, ऐसे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ alveoli and their ducts। बस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वैसे भी क्या ही बचा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी है ही नहीं वैसे भी एनसीईआरटी में, तो टर्मिनल तक ये, और उसके बाद जो भी कुछ बच गया उसमें कौन सा आएगा, रेस्पिरेटरी पार्ट आएगा सर। इस कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस देखने होते हैं हमें, क्या फंक्शंस होंगे इसके। जब फंक्शंस की बात करेंगे तो नंबर वन इज it brings atmospheric air to lungs या to alveoli, you can say that, एक ही बात है। नंबर 2, clears it from foreign particle, क्लियर भी करेगा उसे, clears it from foreign particles। and number 3 is going to be humidify it, humidify करेगा, and brings it to body temperature, और बॉडी टेम्परेचर तक लेके जाएगा। ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक पहुंचाना, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ और पैथोजन प्रेजेंट है, उनको ट्रैप करना, और तीसरा ह्यूमिडिफाई करना, थोड़ा उसमें वाटर ऐड करना, और जिस भी एयर से आई है, जिस भी टेम्परेचर से एयर आई है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर तक उसको लेके जाना। ये किसका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टिंग पार्ट का काम। इंपॉर्टेंट है, आएगा सवाल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का है सर। एटमॉस्फेरिक एयर को लेके जाएगा एल्वेलाई में, क्लियर करेगा उसको फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाई भी करेगा, और बॉडी टेम्परेचर तक भी लेके जाएगा। सर उसका काम क्या रह गया फिर, तो मेन काम तो है ही, पहुंच तो गई एयर, लेकिन फाइनली करवाना क्या है उससे, एक्सचेंज होके ब्लड में जाएगी वो। तो यू कैन से दैट it is the site of actual exchange of gases, है ना। एल्वियोलाई से तो एक्सचेंज होके ब्लड में एंट्री लेगी ना गैस,
तो रेस्पिरेटरी पार्ट का रोल क्या हो गया, एल्वियोलाई का बना हुआ है, एक्चुअल साइट है, वहाँ से क्या होना है, गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। तो ये पहला पार्ट था रेस्पिरेशन का, है ना। इसमें स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, जो कि सारा कोर्स आगे बचा है उसमें 4-5 स्टेप ही पढ़ने हैं हमें रेस्पिरेशन के। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं उसे, आइदर यू कैन से ब्रीथिंग और यू कैन से दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। या तो आप ब्रीथिंग बोलोगे या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलोगे, एक ही बात है। ब्रीथिंग रेट होता कितना है, मैं लिख रहा हूं, दिस इज, कितना हो जाएगा सर ब्रीथिंग रेट भी, ये हो जाएगा 12 to 16 टाइम्स, दिस इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। हाँ, नोट कर लो आप, एक बारी देख लो, कर भी सकते, 1 मिनट बैठो और देखो 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ कर पा रहे हो आप। ओके जी। पार्ट नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 इज, दिस इज डिफ्यूजन across alveolar wall। एल्वियोलाई तक पहुंचा, डिफ्यूज होगा एल्वियोलर वॉल से, कहाँ एंटर होगा, ब्लड में होगा। पॉइंट नंबर 3 इज, ये डिफ्यूजन किसका सर, ये पूरा तो लिखो, ये डिफ्यूजन किसका, ये लिख लो भाई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लिखो पूरा, है ना। किसका डिफ्यूजन करवा दिया सर, ये तो पूरा लिख लो इसको। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, across alveolar wall। ठीक है, मतलब कि बिटवीन, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, यहां एक्सचेंज होगा गैसेस का। ठीक है जी। नंबर 3 सर, नंबर 3 ब्लड में आ गया तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड सर। ठीक है, ब्लड टिश्यू तक लेके जाएगा सर, है ना। तो वहां क्या हो जाएगा, अगेन एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन ऑब्लिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो उसमें प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। और फाइनली सर, जो एयर आपने इंस्पायर किया था वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहाँ तक पहुँचा, एल्वियोलाई तक पहुँचा, एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुँचा, ब्लड ने सारी बॉडी में पहुँचाया और हर सेल के पास भी पहुँच गया वो, इस पॉइंट से। डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, टिश्यूज में बहुत सारी सेल्स होंगी। सेल्स में क्यों पहुँचाया आपने ऑक्सीजन, क्यों पहुँचाया सेल्स में, व्हाट यू वांट। बेसिकली आपने जो खाना खाया था वो भी डाइजेस्ट होके फिर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया, ब्लड से खाना भी हर सेल के पास पहुंच गया, या सुनो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आप खाना पहुंचा चुके हो हर सेल के पास, लेकिन जब तक हर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ना, आप उस खाने से एनर्जी नहीं ले सकते। ठीक, कितना ही खा लो, जब तक सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपको उस खाने से एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, जो गैस वहां पे पहुंची है सेल या टिश्यूज में, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, नंबर 5 इज, दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बेसिकली वही कहना चाहता है, लिखा है ऐसे है कुछ, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एनर्जी। हाँ, साथ साथ CO2 और वाटर भी बनेगा, है ना। तो ये 5 स्टेप है, हम इसलिए रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन इसलिए चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि खाने से जो एनर्जी की बात करते हैं ना, खाने से एनर्जी मिलेगी, भैया हवा का भी उतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी। तो जितना आप इंपॉर्टेंस खाने को दे रहे हो, अल्टीमेटली उतनी ही इंपॉर्टेंस हवा की है। देखने में तो लगता है हवा से थोड़ी ना एनर्जी मिल रही है, एनर्जी तो खाने से मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, बिना हवा बिना ऑक्सीजन वो खाना सेल में पड़ा रहेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। तो इसीलिए दो हमारे पास ये फिजियोलॉजी में 2 प्रोसेस है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसने हर सेल के पास डाइजेस्टेड फूड पहुंचाया, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसने हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाया। और ये ऑक्सीजन ही अब उस फूड को ऑक्सीडाइज करेगा और आपको एनर्जी मिलेगी।
क्लियर है? तो इनको बोलते हैं हम स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ एनसीईआरटी में अभी तक हमने कवर किया। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो मोटा मोटा मैंने हाईलाइट कर दिया है जिस जिस पार्ट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या क्या होगा सर? देखो क्या है सर, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आया, पता था आपको, फिर नेजल चैम्बर है, फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा, उसी सीक्वेंस में देख लो जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आएगा सर, है ना। ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा। देखो जी बीच में ये एपिग्लोटिस वाला डिस्कशन आ गया, गोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। कुछ नहीं है, कभी सोचो सर पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप लाइन टू लाइन भी पढ़ोगे तो भी वही मिलना आपको, देख लो भले ही। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सबको पता है अभी नोज हमारे पास दो हैं तो उनकी ओपनिंग भी दो है, तो एक पेयर होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का। कहाँ प्रेजेंट है? वाओ, अबव द अपर लिप्स, ये तो पता ही नहीं था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हमारे अपर लिप के ऊपर है, ठीक है, क्या बात है मतलब। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, ये नेजल चैम्बर, देन थ्रू द नेजल पैसेज, ओके सर। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर। फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है जी, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है। कार्टिलेज का बॉक्स होता है, हेल्प्स इन व्हाट? साउंड प्रोडक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स बोल देते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, देखो इधर ध्यान से, ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको एपिग्लोटिस बोला हमने। जिससे कि क्या होगा, एंट्री ऑफ फूड बच जाएगा किसमें? विंड पाइप या लैरिंग्स या ट्रेकिया, यू कैन से दैट, ओके। ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, और कहाँ पे डिवाइड होती है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। किसमें होगी? लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। मैं वही तो कह रहा था, सब कुछ एज इट इज है। ये स्लाइड इसलिए डाली कि एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, ये ना हो कि अच्छा अब तो सर ने पढ़ाया, वे एनसीईआरटी पढ़नी बाकी है। नहीं, कुछ बाकी नहीं है, इतना हो गया मतलब सब हो गया, ओके। देन ईच प्राइमरी ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद क्या बनेगा जी? टर्शरी बनेगा, इधर ही बन गया सर। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ग्रेट। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से फाइनली क्या हो जाएगा? आपकी एल्वेलाई बन जाएगी। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होंगे सर? ट्रेकिया कहाँ है? ट्रेकिया, ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होंगी। देखो हाँ जी सर, ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होंगी। एल्वेलाई की प्रॉपर्टी आ गई, वेरी थिन इरेगुलरली वोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वेस्कुलर बैग लाइक मतलब बैलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके सर। लंग्स का डिस्कशन देख लेते हैं। लंग्स में अगर आप देखोगे आपको डबल लेयर प्लूरा मिलेगी, हमने डिटेल में देख लिया, आउटर प्लूरा इनर प्लूरा, और उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा दैट इज प्लूरल फ्लूइड। उसका पर्पज क्या होगा? रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन दी लंग सरफेस। दिस प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन दी लंग सरफेस। आगे बढ़ो सर, वही चीज लिखी है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक चैम्बर, यस नो, थोरैसिक लाइनिंग, वेयर इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। चलेगा सर, दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट हुआ सर, और दूसरा हुआ हमारे पास रेस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ सर? देखो एटमॉस्फेरिक एयर को लेके जा रहा है टू द एल्वेलाई, राइट, और फिर क्या करेगा? उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा, क्लीन करेगा उसको, फॉरेन पार्टिकल हटाएगा वहाँ से, ह्यूमिडिफाई करेगा सर, और ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ओके ग्रेट, सारे तीन फंक्शन लिख लिए था हमने, एनसीईआरटी ने सब एक साथ दे रखा है, बस चैलेंज यही होता है हमें। इस पैटर्न से ना चीज़ें थोड़ा याद रखने में परेशानी होती है। हमने उसको अलग से सेग्रीगेट करके लिख लिया, फंक्शन बना के तीन लिख लिए, वहाँ से रिटेंशन अच्छा रहेगा आपका, ओके। देन जो रेस्पिरेटरी पार्ट एक्सचेंज पार्ट होता है, चलो ये अलग नाम है, एक्सचेंज पार्ट देख लेना, वैसे तो उसके फंक्शन में आ गया था, साइट ऑफ एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो रेस्पिरेटरी को एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हैं। साइट ऑफ एक्चुअल एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, कहाँ कहाँ? बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर, ओके जी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट है। वेंट्रली क्या होगा सर? वेंट्रली स्टर्नम होगा। वर्टिब्रल कोलम कहाँ होगा सर? डॉर्सली होगा। लेटरली रिब्स होगा सर, और डायाफ्राम होगा लोअर साइड में। डायाफ्राम की नॉर्मल शेप क्या होती है? डोम शेप, अभी अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ओके सर। तो हमारा ये एक बार देख लो जरूर, एनाटॉमिकल सेटअप जो है ना लंग्स का, वो कुछ ऐसा है कि जैसे ही आप थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करोगे, लंग्स की वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। हालांकि मैं अगले टॉपिक में मैकेनिज्म में ये चीज़ बताऊंगा, लिख यहाँ पे रखा है इन्होंने। लंग्स खुद ब खुद अपनी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, आपको थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करनी पड़ेगी। आप थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी।
आप थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम कर रहे हो, लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो यही चीज़ लिखी उन्होंने यहाँ पे क्या, anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. मतलब कि ऐसी एबिलिटी हमारे पास नहीं है कि लंग्स की वॉल्यूम को हम खुद ब खुद चेंज कर दें, नहीं। वी कैन चेंज दी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स हैं, तो थोरेसिक कैविटी की जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली लंग्स क्या हो जाएंगे, उनकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। स्पॉन्जी नेचर बताया ना मैंने लंग्स का, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है जी। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और टिश्यू में पहुंच के क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। क्या यूटिलाइजेशन होगा सर, वहां से क्या मिलेगी आपको, कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और मतलब बोला था ना एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इसमें CO2 और H2 भी बनेगा। तो ये है कहीं ना कहीं पहला पार्ट जो है रेस्पिरेशन का, उसमें इतनी चीजें हैं। ये जो डायग्राम है हमने इसी में फिशर बनाए थे, अगर आप देखना चाहते हो फिशर कहाँ पे थे, ये था पहला सर, ये था दूसरा, और इसमें कहीं ना कहीं ये था फिशर। ओके, 3 फिशर बनाए थे, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक एंड दिस साइड इज हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्लिक। डायग्राम आ जाता है कई बार एज इट इज आ जाता है, तो यू शुड नो लैरिंग्स, देन यू शुड नो ट्रेकिया, है ना, ये डायग्राम तो करना 100% है। ट्रेकिया हो गया, लैरिंग्स, ऊपर एपिग्लोटिस हो गया, ये रिब्स आ रहे हैं जी, ये रिब्स है, तो रिब्स का एक एंड दिख रहा है आपको, देखिए लिखा है कट एंड ऑफ रिब्स। नीचे डोम शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर इज नथिंग बट व्हाट, डायाफ्राम, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ओके सर। लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन, लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से पहले क्या बना था हमारे पास, याद हो तो टर्मिनल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल था, वही लिखा है। और दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होगा दैट इज गोइंग टू बी दी प्लूरल फ्लूइड। इधर क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई बनेगा, लेफ्ट हैंड प्राइमरी ब्रोंकाई, उसी को हमने बोला यहाँ पे ब्रोंकस, और फाइनली ये क्या है, ये लंग है। ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 3 पार्ट में इसको हम कवर कर लें। ठीक है। सो यहाँ तक पढ़ लो, है ना, इजी चीज़ें हैं, इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। ऐसे भी कोई नाम नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, सारी चीज़ें कभी ना कभी सुनी थी आपने, बस हमने सिस्टमैटिकली कवर कर लिया कि 11th के हिसाब से कैसे पढ़ना उन चीज़ों को। ठीक है जी। NCERT भी हमारी कवर हो गई है। सो अगले लेक्चर में मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ने के बाद एक बार रफली लिख के ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये बार बार बोलूँगा, मैं हर लेक्चर के एंड में बोलूँगा, इसको याद करने के बाद एक बार रफली लिख के देख लेना, रिटेंशन बढ़ेगा उससे। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।